प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जब स्नातकोत्तर हिंदी उत्तरार्ध की हम चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान का है। यह पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं व भाषा को जानने के लिए भी भाषा विज्ञान आवश्यक है। पिछला अनुभव कहता है अधिकांश विद्यार्थी भाषा विज्ञान को एक कठिन विषय मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः इसमें हम भाषा और भाषा के विविध अंग व उससे संबंधित नियमों की चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमसे नियमित जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अधिक लाभ होगा और भाषा विज्ञान के कठिन होने की भ्रांति को आप और हम मिलकर के तोड़ सकेंगे। जब हम पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त है। प्रथम इकाई भाषा और भाषा विज्ञान है। इस इकाई अंतर्गत हम भाषा का अभिप्राय, भाषा की प्रकृति, भाषा के विविध रूप, बोली, विभाषा, भाषा, भाषा विकास के कारण, भाषा परिवर्तन की दिशाएं, भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं क्षेत्र तथा अन्य विधाओं से भाषा विज्ञान का संबंध और भाषा विज्ञान की उपयोगिता देखेंगे। आखिर भाषा का जन्म कैसे हुआ, भाषा बनी कैसे, भाषा का आरंभिक व्यवहार कैसे हुआ, भाषा विकसित कैसे हुई, आज वर्तमान स्वरूप है वह कैसे प्राप्त हुआ, साथ ही अन्य विधाएं और विषय यथा भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, इनसे भाषा विज्ञान का क्या संबंध है, यह हम प्रथम इकाई में जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय इकाई ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। ध्वनि विज्ञान एवं रूप विज्ञान नामक इस इकाई में हम ध्वनि विज्ञान की परिभाषाएं एवं वैज्ञानिक आधार, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि नियम, ध्वनि परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं, रूप विज्ञान का स्वरूप, शब्द और उनके भेद, पद निर्माण के उपकरण, संबंध तत्व के भेद, संबंध और अर्थ तत्व का संबंध, रूप परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं आदि पर चर्चा करेंगे। ध्वनि अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के भेद, साथ ही बलाघात, बलाघात के भेद, ध्वनि बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात, सुर के उतार चढ़ाव इत्यादि को भी जानने का प्रयास करेंगे। तृतीय इकाई की जब हम चर्चा करते हैं, तृतीय इकाई अर्थ विज्ञान से संबंधित है। अर्थ विज्ञान का स्वरूप, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थबोध के साधन, अर्थबोध के बाधक तत्व,
अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं। आखिर हमें अर्थ की प्रतीति कैसी होती है और शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, अर्थ के लिए शब्द की क्या महत्ता है, अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, अर्थ का विस्तार कैसे होता है, अर्थ संकोच कैसे होता है, अर्थादेश कैसा होता है, यह सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। शब्द और अर्थ उच्चारण में भौगोलिक क्षेत्र, वातावरण, सामाजिक वातावरण, परंपराओं का क्या महत्व है और कितना अर्थ को प्रभावित करते हैं, यह सब कुछ इस इकाई अंतर्गत हम जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अर्थ के अभाव में शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये तीसरी इकाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी इकाई भाषाओं का वर्गीकरण है। इस चतुर्थ इकाई में हम भाषाओं के वर्गीकरण के आधार, आकृति मूलक एवं पारिवारिक वर्गीकरण और साथ ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण देखने का प्रयास करेंगे। आपको विदित होगा कि संपूर्ण संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं का महाद्वीप के आधार पर, देश के आधार पर, धर्म के आधार पर, काल के आधार पर, भाषाओं की आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर, प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। हम यह सब कुछ भाषाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही संयोगात्मक भाषाएं, वियोगात्मक भाषाएं, कोई भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक कैसे बनती हैं और प्राचीन आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषाएं रही हैं, इनके साथ ही चीनी अथवा एकाक्षरी परिवार, सेमेटिक हेमेटिक परिवार और अमेरिका खंड, यूरेशिया खंड, प्रशांत महासागरीय खंड, अफ्रीका खंड, वहाँ की भाषाओं को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी के अंतर्गत हम विभिन्न भाषा परिवार, हेमेटिक परिवार, यूराल अल्टाइक परिवार, काकेशियन परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, मलय पॉलिनेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, बुशमैन परिवार, बांटू परिवार, सूडान परिवार, अमेरिकी परिवार, भारोपीय परिवार, नाम, हित्ती या हिट्टाइक, भारत हित्ती परिवार, हित्ती और भारतीय भाषाओं की एकता, हित्ती भाषाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं, भारोपीय भाषा के मूल प्रयोक्ता, वीरोस लोगों का मूल स्थान इत्यादि को जानने का प्रयास करेंगे। इसी के अंतर्गत हम भारतीय परिवार का भारोपीय परिवार का विभाजन, केंतुम वर्ग, केल्टिक, जर्मनिक, ट्यूटोनिक, लैटिन, ग्रीक, तोखारी, सतम वर्ग, इलिरियन, बाल्टिक, स्लाव, आर्मेनियम, भारत ईरानी, भारत और ईरानी में समानता, भारतीय और ईरानी में अंतर, विभाजन, ईरानी विभाजन, दरद विभाजन, भारतीय आर्य भाषा, आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय, इन सभी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में ही द्रविड़ परिवार, भारत में आर्यों से संबंधित आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, वैदिक ध्वनियाँ, स्वराघात, रूप रचना, समास,
शब्द, बोलियां, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती भाषा, ध्वनि, संस्कृत, वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में अंतर, कारण इत्यादि जानने का प्रयत्न करेंगे। इनके पश्चात पाली, प्राकृत और विभिन्न अपभ्रंश से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यह चतुर्थ इकाई भी हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो पंचम इकाई है वह इकाई है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी के विषय में जानकारी बहुत आवश्यक है। हिंदी शब्द का अभिप्राय, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, दक्षिणी हिंदी का विकास, देवनागरी के गुण दोष एवं सुधार के प्रयत्नों का परिचय, यह सब कुछ हमें पंचम इकाई से ज्ञात होगा। राजभाषा की जब हम चर्चा करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुरूप हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ में विविध और उपबंध हैं। साथ ही हिंदी के साथ में अंग्रेजी की क्या हैसियत है और हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ, हिंदी और उर्दू में क्या अंतर है, हिंदी उर्दू के साथ में हिंदुस्तानी क्या है और दक्षिण भारत में हिंदी का किस प्रकार विकास हुआ, दक्षिणी हिंदी के विकास में किनका प्रमुख योगदान रहा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और साथ ही दोषों के परिहार के लिए किन प्रयत्नों से हम गुजरे हैं, यह सब कुछ हम पंचम इकाई में जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में हिंदी भाषा को और उससे संबंधित साहित्यिक ग्रंथों को जानने का प्रयास किया होगा। यह सप्तम इकाई हमें भाषा की मूल संरचना की ओर ले जाती है। हम इस इकाई के अंतर्गत भाषा की मूल संरचना, भाषा का विकास, भाषा का विभाजन इत्यादि सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आपको प्रति सप्ताह 2 वीडियो या PDF सामग्री हम व्हाट्सएप समूह के माध्यम से प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।